आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर भूगोल का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आर्थिक भूगोल अवधारणाएं। इसमें ये एक प्रश्न मैंने पूरा लिखा है। इस प्रश्न के उत्तर में ही पूरे पाठ का संक्षिप्त वर्णन है। अगर आपने इसकी सभी हेडिंग्स को ठीक से समझ लिया तो आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और प्रश्न इससे बनता है जो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाओं, मतलब इसका क्या हुआ कि जब हम आर्थिक रूप से कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसमें भूगोल हमें यह समझाता है, उसकी संरचनाओं के द्वारा हम यह समझ पाते हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष में कौन सा काम कैसे किया जा सकता है। इसी को हमको समझना है। आर्थिक भूगोल की अवधारणा इस बात का अध्ययन है कि आर्थिक गतिविधियां दुनिया भर में कैसे वितरित की जाती है। आपने देखा होगा कहीं पर कुछ कार्य हो रहा है, कहीं पर दूसरा कार्य हो रहा है। ये अलग अलग कार्य हर जगह क्यों हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि वह आर्थिक गतिविधि उस जगह के लिए एकदम सही हो रही है। इसलिए आर्थिक गतिविधियां हर एक जगह अलग अलग हैं। आर्थिक भूगोलवेत्ता यह भी देखते हैं कि यह सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय कारकों से कैसे प्रभावित होता है। आर्थिक भूगोल के बारे में सोचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मानव गतिविधि अर्थव्यवस्था को कैसे आकार देती है। अब पहला इसमें हेडिंग आता है आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। भूदृश्य का मतलब होता है ज़मीन कहाँ की कैसी है। जैसे आपने देखा हो कहीं पर नदी का किनारा है, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर पहाड़ है। तो हर एक जगह पर उसके हिसाब से ही हम कामों को कर सकते हैं। जैसे नदी के किनारे हम खेती कर सकते हैं, है ना। तो ये भूदृश्य की संकल्पना के द्वारा हम अपने आर्थिक क्रियाकलापों को पूरा कर सकते हैं। इसमें आते हैं जर्मन विद्वान एडोल्फ वेटेंगन के अनुसार आर्थिक भूगोल का अंतिम लक्ष्य आर्थिक भूदृश्यों का निर्धारण करना है और इसका व्यवहारिक उद्देश्य मानव द्वारा आर्थिक कार्यों हेतु प्रकृति का उपयोग करने में अधिकतम कुशलता प्राप्त करना है। अगर हमने भूदृश्य को समझ लिया, भूगोल के द्वारा भूदृश्य को समझ लिया, तो हमारा आर्थिक क्रियाकलाप बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। आर्थिक भूदृश्य किसी प्रदेश के आर्थिक क्रियाकलाप के भौतिक ढांचे को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार मनुष्य के अधिकतर कार्य आर्थिक होते हैं, उसी प्रकार सांस्कृतिक भूदृश्य में आर्थिक भूदृश्य की प्रधानता होती है। किसी प्रदेश के आर्थिक भूदृश्य में विभिन्न आर्थिक तंत्र मिलते हैं, जिनमें प्रत्येक में किसी विशेष आर्थिक कार्यकलाप की प्रधानता होती है। अब आप देखोगे कि हर एक राज्य का अलग अलग काम है ना। तो वो कैसे है? क्योंकि वहाँ की भौतिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो उस कार्य के लिए एकदम पर्याप्त होती हैं। जैसे औद्योगिक, व्यापारिक, आर्थिक तंत्र वाले प्रदेशों में आर्थिक भूदृश्य में उद्योग एवं व्यापार की प्रधानता होती है। जैसे देखिए कहीं पर उद्योग है और उद्योग है तो व्यापार होना ही होना है। तो उस जगह पर ज़्यादा काम क्या होगा? उद्योग होगा और व्यापार होगा। परंतु कुछ जगह ऐसे हैं जिसमें कृषि हो रही है या अन्य क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो जहाँ पर कृषि हो रही है वहाँ पर उससे संबंधित क्रियाकलाप अलग होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रदेश के आर्थिक कार्यों के विविध पक्षों जैसे कृषि, उद्योग, खनन, व्यापार आदि से संबंधित विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, उपकरणों आदि का सम्मिलित स्वरूप आर्थिक भूदृश्य में उभरता है। आर्थिक भूदृश्य में सिर्फ जमीन को ही नहीं देखते हैं, बल्कि जब हम कहीं पर कुछ भी काम करने जाते हैं तो उसके हर एक पक्ष को देखते हैं। जैसे वो कृषि लायक भूमि है, उद्योग लायक भूमि है या खनन, हम वहाँ से कुछ खोद करके निकाल सकते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इस तरह की का वो जगह है। तो वहाँ से हमको व्यापार कैसे करना है, उससे जुड़ी हुई हमें और चीज़ों को भी देखना है। जैसे उससे जुड़े हुए जो वस्तु हैं, जैसे कृषि के लिए क्या चाहिए वो वहाँ पर मिल जाएगा कि नहीं। कृषि के लिए सबसे पहले तो चाहिए आपको पानी। क्या नदी आसपास है या ऐसी व्यवस्था है कि पानी की व्यवस्था हो सकती है, तब हम कृषि अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उससे संबंधित उपकरण हमको वहाँ पर आसानी से मिल जा रहे हैं कि नहीं। तो यही है आपका आर्थिक भूदृश्य, ठीक है, जिससे आप यह समझ सकते हैं कि आर्थिक भूदृश्य के द्वारा निर्धारित किए गए सभी पहलुओं के बाद ही हम आर्थिक क्रियाकलाप अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। अब इसी आर्थिक भूदृश्य में प्रादेशिक आर्थिक तंत्र की समष्टि होती है। आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का जो उद्भव है ये जर्मन शब्द लैंडशाफ्ट से हुआ है
अब आता है आपका दूसरा पॉइंट, आर्थिक भूदृश्य स्थैनिक नहीं वरन गत्यात्मक तत्व है। अब इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। आर्थिक भूदृश्य जो है वो स्थैतनिक है, मतलब एक जगह का नहीं है बल्कि वो गत्यात्मक है। अब आप कहोगे कि क्या कभी ज़मीन भी चल रही है क्या? गत्यात्मक का रूप यहाँ पर चलने से नहीं, उसके विकास से है। जैसे अगर आप ये समझिए कि पहले के समय में हम लोग खेती करते थे तो हल का, बैल का इस्तेमाल करते थे, है ना। पानी के लिए हम लोग कुएं वगैरह का इस्तेमाल करते थे। आज वो सारी चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं। इसी बदलते हुए परिवेश को, इसी बदलती हुई परिस्थितियों को ही हम क्या कहते हैं? गत्यात्मक। वर्तमान आर्थिक भूदृश्य समानता मनुष्य के भूतकालीन आर्थिक कार्यों से संकलित रूप का द्योतक है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि किसी आर्थिक भूदृश्य के वर्तमान स्वरूप को समझने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए उसके क्रमबद्ध विकास का विवेचन करना आवश्यक होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि पहले यहाँ पे क्या होता था, वही काम अभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमको शुरुआत से देखना होगा। जब हम शुरुआत से उन चीज़ों को देखेंगे तो वो काम वहाँ पर स्थापित करने पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। यह वस्तुतः आर्थिक भूदृश्य की परिवर्तन प्रक्रिया से संबंधित होता है। यदि आर्थिक भूदृश्य का विश्लेषण केवल समकालीन दशाओं तक सीमित रहे तो संपूर्ण भूदृश्य का विश्लेषण अपूर्ण ही रहेगा। जैसे देखिए, कहीं पे खनन हो रहा है, वहाँ कोयला मिल रहा है, ठीक है। अब मान लो धीरे धीरे कोयला ख़त्म हो रहा है, अब वहाँ पे कुछ और खनन का कार्य, अब हम यह सोच करके बंद कर दें कि अब भाई अब कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, अगर कोयला मिल रहा है तो हम उसमें रिसर्च करवा सकते हैं, पता करवा सकते हैं कि कोयले के साथ साथ और भी किन चीज़ों की उपलब्धि यहाँ पर है या हो सकती है। तो हम जब ये विश्लेषण कर लेंगे तो हम दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। तो कोयले के साथ साथ हम दूसरी चीज़ को भी उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो यही है गत्यात्मक, मतलब किसी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके शुरुआत से ये देखना कि वहाँ पर पहले क्या हो रहा था और उसमें और हम कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं। इसी संकल्पना के आधार पर वेबर एवं अन्य विद्वानों ने आर्थिक भूदृश्य के क्रमबद्ध विकास उपागम को अपनाकर आर्थिक तंत्र में विभिन्न उद्योगों की स्थापना एवं सामान्य आर्थिक विकास के सिद्धांत प्रतिपादित करने में सफलता प्राप्त की। जैसे देखिए, पहले उन्होंने ये देखा कि वहाँ क्या है, फिर उसका जब जो जहाँ पे है तभी उसका विकास कर सकते हैं। अब अगर हम अलग से कुछ चीज़ करने लग जाएंगे तो उसका विकास करने में विकास होगा लेकिन उसमें लंबा समय लगेगा। इसका तीसरा पॉइंट बनता है वर्तमान आर्थिक भूदृश्य संसाधन संरचना आर्थिक प्रक्रिया एवं आर्थिक विकास की अवस्था का द्योतक है। देखो, आज जो हम देख रहे हैं ना, अभी जो भी जहाँ पे भी हम कोई तरक्की देख रहे हैं वो आर्थिक प्रक्रिया आर्थिक विकास के कारण ही हुआ है। पहले वो वैसा नहीं था। पहले वहाँ शुरुआत में कुछ और चीज़ें रही होंगी, धीरे धीरे विकास करते हुए वो आगे बढ़ता चला गया है। देखिए, जैसे एक उदाहरण समझिए कि आप बॉम्बे को ले लीजिए, महाराष्ट्र को। कपास उत्पादन हुआ तो पहले वहाँ सिर्फ कपास उत्पादन होता रहा होगा। फिर जब लोगों ने देखा कपास यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो धीरे धीरे उन्होंने फैक्ट्री डाली तो फिर उसको जो बने हुए कपड़े थे उनको भेजने के लिए आयात और निर्यात शुरू हुआ। फिर उसी से संबंधित लोगों के रहने के लिए होटल्स वगैरह बनने लगे। मतलब धीरे 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 करके एक के बाद एक प्रक्रियाएं शुरू होती चली गईं। इसमें पहला पॉइंट आता है संसाधन संरचना का द्योतक है। मतलब किसी क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, जल, वन, भूमि, जलवायु उसके आर्थिक भूदृश्य का आकार देते हैं। क्योंकि किसी भी एक जगह पर एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ हैं, तो ये सब मिल करके उस भूदृश्य का आकार बनती हैं, ज़मीन का आकार बनती हैं। यदि किसी क्षेत्र में खनिज प्रचुर मात्रा में है तो वहाँ पे कौन सा उद्योग होगा? खनन का, और उद्योग प्रधान भूदृश्य होगा क्योंकि जहाँ खनन है वो उद्योग ही हो गया। उदाहरण झारखंड या छत्तीसगढ़ का खनन आधारित भूदृश्य वहाँ की संसाधन संरचना को दर्शाता है। अब दूसरा आता है आर्थिक प्रक्रिया का द्योतक। मतलब आर्थिक प्रक्रिया कैसे उसमें आ रही है कि वर्तमान भूदृश्य यह दर्शाता है कि वहाँ किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि। जैसे देखिए, ज़मीन बड़ी है और अच्छी उपजाऊ है तो वहाँ कृषि ही होगी। कृषि पहले पुराने तरीके से हो रही थी, धीरे धीरे गत्यात्मक रूप में अब नए संसाधनों का उपयोग करके उसको बढ़ाया जा रहा है। उद्योग है तो वो पहले छोटे पैमाने पे था, अब बड़े पैमाने पे हो रहा है।
अब देखो उसमें सेवा, सेवा का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ पर उद्योग और व्यापार हो रहा है वहाँ सेवा क्षेत्र भी अपने आप विकसित होने लगेगा धीरे धीरे। ऐसा थोड़ी ना कि कहीं पर खनन हो रहा है तो वहाँ पर पहले से ही टेलीकॉम कंपनी स्थापित हो गई, फ़ोन की सुविधा है, रेल की सुविधा है, सब अगर मान लो समुद्र के पास का है तो वहाँ पर उसके पानी के जहाज़ की व्यवस्था नहीं, धीरे धीरे करके ये सभी व्यवस्था आने लगी। तो सेवा क्षेत्र भी जहाँ पर उद्योग व्यापार होगा वहाँ पर सेवा क्षेत्र अपने आप बनता चला जाएगा। यह इस बात का भी संकेत देता है कि किस प्रकार से संसाधनों का दोहन और उपयोग किया जा रहा है, कोई संसाधन है उसको हम कैसे उपयोग में ला रहे हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा का हरित कृषि भूदृश्य ये दर्शाता है। देखो हरियाणा की जो भूमि है वहाँ कृषि हो रही है, अब कृषि से उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, हरित क्रांति को अपनाया। हरित क्रांति को अपनाया तो उनकी कृषि व्यवस्था में जो फसलें थोड़ी हो रही थी वो अब प्रचुर मात्रा में हो रही है और ज़्यादा अलग अलग प्रकार की हो रही हैं। तो यह ये दर्शाता है। फिर आता है आर्थिक विकास की अवस्था का घोतक। आर्थिक विकास कैसे समझ में आएगा कि यहाँ का विकास हुआ है। अब आपको कुछ चीज़ों को देखना होगा, जैसे किसी स्थान का भूदृश्य वहाँ के निवास के स्तर को दर्शाता है, जैसे सड़कें, इमारतें, बाज़ार, आधुनिक परिवहन, औद्योगिक क्षेत्र आदि। जैसे आप देखेंगे कि कई जो बहुत समय पहले की जगह थे वहाँ पर कच्ची सड़कें थीं, तरक्की होते होते वहाँ सड़कें बनने लग गई, इमारतें बनने लग गई, बाज़ार आ गया। अब पहले के समय में गाँव वगैरह में अगर आप देखें तो बाज़ार था ही नहीं, अब तो गाँव में भी सब कुछ मिलने लग गया है ना। तो ये एक बार में नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे करके तरक्की हुई है। तो ये जो तरक्की हुई है यही दिखाता है कि उस जगह का विकास कैसे हुआ है। विकसित क्षेत्रों में सुव्यवस्थित तकनीक, समृद्ध और सेवा आधारित भूदृश्य आधारित होते हैं। जैसे देखो विकसित है जो जगह, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तकनीक जो है, मतलब आप देखोगे इंटरनेट की सुविधा है, होटल है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, सेवा से संबंधित काफ़ी सारे अस्पताल, शिक्षा से संबंधित क्षेत्र, सब कुछ वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो वो क्या कहलाएगा, विकसित। जबकि अविकसित क्षेत्रों में ये बुनियादी सुविधाओं की भी कमी होती है, जहाँ पर ये सब चीज़ें अभी नहीं पहुँच पाई, तो वो क्या कहलाएगा, अविकसित। अस्पताल नहीं है, स्कूल्स नहीं है, अच्छे बाज़ार नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, अविकसित है। उदाहरण के लिए अगर आप देखो विकसित रूप से तो बेंगलोर का आधुनिक शहरी और आईटी आधारित भूदृश्य उसके उच्च आर्थिक विकास को दर्शाता है। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। चौथा है आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति एवं स्थापन। आर्थिक कार्यकलाप हम कहाँ पे करें, उसको कैसे स्थापित करें, इसके लिए भी हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। आर्थिक कार्यकलाप समझ रहे हैं ना, जहाँ से हमें कुछ पैसे का इनकम हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यह किसी देश, राज्य या क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की मौजूद स्थिति को दर्शाता है। और इसकी पहली बात है रोजगार की स्थिति। देखो अब कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ रोजगार कितने लोगों को मिल रहा है, कितने लोग किस प्रकार के कार्यकलापों में लगे हैं, कृषि में लगे हैं, उद्योग में लगे हैं या सेवा में लगे हैं। सेवा तीनों अलग अलग जगह है, कृषि मतलब खेती, उद्योग मतलब कोई व्यापार, और सेवा मतलब जैसे आप समझ लीजिए स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, ये सब सेवा क्षेत्र में आएंगे। उत्पादन स्तर वहाँ का कैसा है, वस्तुओं सेवाओं का कुल उत्पादन कितना हो रहा है, जितना पहले था उतना ही है कि ये बढ़ा है, अगर बढ़ा है तो वहाँ पर विकास हो रहा है। आय स्तर, लोगों की आमदनी का औसत स्तर क्या है, पहले जैसा ही है कि बढ़ रहा है। बाजार की स्थिति, पहले सब चीज़ें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी या उनकी क्वांटिटी में वैरायटीज़ नहीं थी, है ना, मतलब सामान मिल रहा था लेकिन वैरायटीज़ नहीं थी। तो अब वो वैरायटी है कि नहीं, तो वस्तुओं की मांग, आपूर्ति और मूल्य की स्थिति भी देखी जाती है। फिर आता है संरचना, कौन से क्षेत्र हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक में आर्थिक गतिविधियाँ अधिक है। अब हमको इन तीनों फैक्टर में से ये भी देखना होता है कि प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा विकास कर रहा है उस क्षेत्र में या द्वितीयक या तृतीयक। अब जैसे मान लीजिए एक खेत के पास अब हम एक बड़ा सा होटल खोल दें तो क्या हमारा होटल चलेगा, नहीं चलेगा ना। लेकिन अगर हम द्वितीय क्षेत्र हो, जैसे मान लीजिए कहीं पर लोग आ रहे हैं और उनको आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए, है ना, तो द्वितीय क्षेत्र का अगर कोई काम हो रहा है तो हम वहाँ पर होटल खोल सकते हैं, सेवा क्षेत्र दे सकते हैं तृतीयक के रूप में। तो ये हमें देखना होगा कि प्राथमिक के साथ द्वितीयक तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन द्वितीयक के साथ तृतीयक को जोड़ने के लिए हमें यह समझना होगा कि उसकी कितनी ज़रूरत वहाँ पर है या नहीं है। आर्थिक कार्यकलाप की स्थापना, यह बताता है कि आर्थिक कार्यकलाप कैसे और क्यों शुरू होते हैं।
अब देखिए कैसे और क्यों शुरू होते हैं, इसमें भी कुछ पॉइंट्स को आपको देखना होगा। पहला, मानव की आवश्यकताएं, जैसे वो आवश्यकताओं में है कि नहीं है। अब पता चला आवश्यकता ही नहीं है तो लोग कोई भी चीज़ कुछ भी पैदा कर ले, वो बिकेगा ही नहीं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, संसाधनों की उपलब्धता, वो संसाधन वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं। जैसे सेब का बागान हम एक नया शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे वो हो पा रहा है कि नहीं, वो जगह उसके लिए पर्याप्त है कि नहीं, उपज अच्छी होगी कि नहीं। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। तीसरा, तकनीकी विकास। अब कोई भी चीज़ हम पैदा कर रहे हैं तो तकनीकी विकास के लिए तकनीकी सुधार के साथ नई गतिविधियाँ शुरू होती हैं। जनसंख्या और श्रम शक्ति, अब एक व्यक्ति तो खेत में काम कर नहीं सकता, तो श्रम मिलने चाहिए। तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि श्रम शक्ति वहाँ हमें मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है, वो है सरकारी नीतियाँ। आपको पता है ना कि सरकार किसानों को अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारी सब्सिडी के रूप में बहुत सारी सुविधा देती है। जैसे जो बिजली का जो उनको सिंचाई के लिए पानी चाहिए, तो पानी को चलाने के लिए वो बिजली का उपयोग करेंगे तो उनको बिजली में सब्सिडी दे देती है ना, या उसको माफ़ कर देती है। उनको खाद डालने के लिए जो खाद है उसका दाम कम कर देती है। तो सरकारी नीतियाँ भी किसी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करती हैं। स्थानीय कार्यात्मक अन्योन्य क्रिया, इसका मतलब है इंटरडिपेंडेंस। किस चीज़ का, कि ये भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा है जो विभिन्न स्थानों के बीच कार्यों या सेवाओं के आदान प्रदान व परस्पर निर्भरता को दर्शाती है। इसको साधारण शब्दों में कैसे समझोगे, स्थानीय कार्यात्मक और न्यायिक क्रिया। देखो स्थानीय मतलब उस स्थान से संबंधित, कौन सी चीज़ कहाँ पे मिल रही है। कार्यात्मक, कि उससे जुड़े हुई हमको सेवा कितनी मिल पा रही है। और यह दोनों एक दूसरे पर संबंधित है। अगर यह क्रिया एक दूसरे पर संबंधित नहीं हो तो कोई भी कार्य हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक और उदाहरण दिया गया। देखिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र को दोनों को क्या फ़ायदा हो रहा है, गांव वाले को क्या फ़ायदा हो रहा है, शहरी क्षेत्र को क्या फ़ायदा हो रहा है। देखो, गांव से शहर वाले को फ़ायदा हुआ कि शहर को भोजन, कृषि उत्पादन ये सब मिल रहा है। अब अगर शहरी क्षेत्र है, उसके पास गांव है, तो उसको गांव से क्या फ़ायदा हो रहा है। नहीं, शहरी क्षेत्र है तो गांव वालों को क्या फ़ायदा हो रहा है। देखो, गांव को शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, क्योंकि गांव में शहर के पढ़े लिखे लोग आकर के अपनी ये सेवाएं दे करके बदले में धन उपार्जन कर रहे हैं। ऐसी औद्योगिक क्षेत्र से देखो, खनन क्षेत्र को क्या फ़ायदा हो रहा है, कोई खुदाई हो रही है तो उद्योग को क्या फ़ायदा हुआ कि उद्योग को कच्चा माल यहाँ से मिलता है। अब बंदरगाह वाला शहर है तो उसका आंतरिक क्षेत्र को क्या फ़ायदा होता है, उसके आसपास जो क्षेत्र है कि माल का आयात निर्यात आंतरिक क्षेत्रों के लिए होता है। कोई भी सामान आ रहा है तो वो जो क्षेत्र है उसके पास का उसमें जा रहा है सप्लाई। और अगर मान लो कोई बंदरगाह के पास कोई क्षेत्र ही ना हो तो सामान किसके लिए मंगाएगा, तैयार सामान को वो किसके लिए भेजेगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अब मुख्य बिंदु समझिए इसका, कि आर्थिक कार्यों की साझेदारी, एक क्षेत्र उत्पादन करता है, दूसरा उसका उपभोग करता है। जैसे देखिए, किसी ने होटल बनाया तो दूसरा उसका उपभोग कर रहा है ना, तो जिसने बनाया उसका आर्थिक कार्य हो गया। अब देखो दूसरा, सेवाओं की निर्भरता, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन जैसी सेवाएं कई क्षेत्रों को जोड़ती हैं। तीसरा, परिवहन और संचार में एक दूसरे पर ये लोग निर्भर हैं, एक दूसरे को सक्षम बनाते हैं। परिवहन और संचार दोनों। प्रादेशिक आर्थिक विकास में आएगा से तात्पर्य किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि, संसाधनों का समुचित उपयोग और लोगों के जीवन स्तर में सुधार से है। प्रादेशिक गतिविधियां आर्थिक विकास के मुख्य तत्व क्या हैं, कि आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है, बुनियादी ढांचे का विकास। आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ तो बुनियादी बेसिक चीज़ें अपने आप बढ़ने लग जाएंगी, जैसे सड़क, बिजली, पानी, परिवहन, शिक्षा, सब अपने आप बढ़ जाएगा। रोज़गार अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों जब वहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, परिवहन के साधन हो गए तो लोगों को काम अपने आप मिल गया। सड़क बनाना है, बिजली उत्पादन के लिए उनको काम पे लगाया जाएगा, पानी की व्यवस्था करने के लिए नहर की खुदाई वगैरह, मतलब हर काम के लिए लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। आय में वृद्धि होगी। अभी तक तो उनके पास काम नहीं था तो पैसे कहाँ से, अब काम है तो पैसा आना ही आना है। संसाधनों का उपयोग क्षेत्रीय, प्राकृतिक और मानव संसाधनों का
प्रभावी उपयोग बन जाता है। क्योंकि देखिए अभी तक तो वो बेकार पड़ा हुआ था, लेकिन अब उसका क्या है, क्षेत्र विशेष में वो चीज़ मिल रही है, तो उसको क्षेत्र के लोग भी यूज़ कर रहे हैं और वो बाकी लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो गया। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय असमानता को कम करना। जैसे हमारे शरीर में कि कोई एक चीज़ अगर कमज़ोर हो जाए तो क्या हम उसको छोड़ देते हैं? नहीं। ऐसे ही देश में है, ऐसे ही विश्व में है। तो विश्व में तो लोग नहीं ध्यान देते, लेकिन अपने देश के विकास के लिए करते हैं। मान लीजिए कि राजस्थान का कुछ इलाका बहुत आगे तरक्की कर गया, कुछ इलाका पीछे है, तो इस क्षेत्रीय असमानता को कम करने का प्रयास किया जाएगा। अब कैसे कम करेंगे? ऐसा तो नहीं कि जहाँ जो क्षेत्र विकास कर गया वहाँ के लोग वहाँ आके रहने लग जाएं या वो लोग उनको पैसा देने लग जाएंगे। नहीं, जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए वहाँ पर राष्ट्रीय विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय विकास मतलब उनको वहाँ पर सड़क बनाने के काम में लगा दिया गया, नहर खोदने के काम में लगा दिया गया, वहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल है उसका उद्योग स्थापित कर दिया गया। इस तरह से संतुलित राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा दिया जाता है। उदाहरण जैसे अगर किसी राज्य का एक हिस्सा औद्योगिक रूप से बहुत विकसित है लेकिन दूसरा हिस्सा कृषि पर निर्भर और पिछड़ा है, तो प्रादेशिक आर्थिक विकास की नीति उस पिछड़े हिस्से में उद्योगों को बढ़ावा देगी, निवेश को आकर्षित करेगी। उद्योग को कैसे बढ़ावा देगी? कि कृषि हो रही है तो उसको कृषि को बढ़ाने का प्रयास करवाएंगी। निवेश मतलब कुछ लोगों को आकर्षित करेगी कि भैया आप खेती में पैसा लगाइए, तो जो प्रॉफिट होगा वो उसमें आपका भी हिस्सा बन जाएगा। तो और बुनियादी ढांचा मतलब सड़क नहीं है तो सड़क बनवाई जाएगी, बिजली नहीं है तो बिजली की व्यवस्था करी जाएगी। तो इस तरह से वहाँ का संतुलित विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत सरल सा पाठ था, लेकिन इसको बेसिक रूप से इन 6 पॉइंट में बांट करके समझाया गया है। इससे संबंधित एक और प्रश्न है जो मैं दूसरे वीडियो में डालूंगी। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।